Welcome to all in online classes। तो सेकेंड ईयर AHDP में सेकेंड सेमेस्टर में मेडिसिन में बर्ड्स की जो डिजीज़ हम पढ़ रहे थे, पोल्ट्री डिजीज़, तो उसमें आज हम गुम्बोरो डिजीज़, गुम्बोरो, ये गुम्बोरो जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पर ही इस बीमारी का नाम रखा गया है। प्रदेश है, सॉरी साइंटिस्ट नहीं है, प्रदेश है, गुम्बोरो प्रदेश है। तो USA के गुम्बोरो नामक प्रदेश में देखी गई, तो ये इसलिए नाम जो है वो गुम्बोरो ही रख दिया गया। साइंटिस्ट नहीं है ये, सॉरी, ये प्रदेश है गुम्बोरोस। इस रोग को निम्न नामों से भी जाना जाता है: इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ IBD, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, इन्फेक्शियस नेफ्रोसिस, संक्रामक नेफ्रोसिस। अब इसे पता अपने को लग जाना चाहिए कि बर्सल डिजीज़, तो ये बर्सा, फैब्रिकस बर्सा है, उसको नुकसान पहुंचाती है, अभी डिस्कस करेंगे। और नेफ्रोसिस, नेफ्रॉन को, गुर्दे पर इसका असर होता है। यह रोग 2 से 8 सप्ताह की मुर्गियों में एक अति संक्रामक घातक रोग है। इसमें पक्षी के सफ़ेद दस्त होते हैं। यह रोग सबसे पहले सन 1952 में USA के गुम्बोरो नामक प्रदेश में देखी गई थी, इसलिए इस रोग को गुम्बोरो रोग का नाम दिया गया। भारतवर्ष में सन 1971 में UP में ये रोग रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात 1984 में आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान प्रदेश में भी इसको रिकॉर्ड किया गया। कारण इसका, यह रोग RNA विषाणु द्वारा होता है। ये वायरस है, ये विषाणु फैब्रिकस बर्सा को नुकसान पहुंचाता है। फैब्रिकस बर्सा, ये है जो बर्ड की क्लोएका है, उसके ऊपर एक बॉडी है, छोटा सा गोल एक अंग है, और इसको ये नुकसान पहुंचाता है। ये मेन तौर से इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बर्ड की। तो जब इसको नुकसान पहुंचाता है या इसकी सूजन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो जिससे पक्षी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तथा पक्षी आसानी से अन्य बीमारियों से आसानी से रोगग्रस्त हो जाता है। यह विषाणु 1% फॉर्मेलिन अथवा क्रिसोल से आराम से इनएक्टिवेटेड हो जाता है। रोग फैलने का माध्यम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड जो फीड है, संक्रामक आहार, पानी, बीट आदि के माध्यम से, रोगी पक्षी के सीधे संपर्क में आने से, अथवा परिचारक अथवा विजिटर्स आते हैं ना लोग फार्म्स को देखने, उनके द्वारा, और संक्रमित अंडों द्वारा। सिम्टम इसके, पक्षी में उनींदापन, ड्राउजीनेस, सुस्ती, मानसिक अपवाद, डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देंगे। पक्षी को सफ़ेद पानी जैसे भयंकर दस्त हो जाते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पक्षी पंखों को फड़फड़ाता है, यानी कि रफल्ड फीदर्स कर कांपता है, शिवरिंग है, लड़खड़ा के चलता है, स्टैगरिंग गेट है। एक ही रात में 100% पक्षी जो है वो रोगग्रस्त हो जाते हैं। निदान, डायग्नोस, लक्षणों के आधार पर शव परीक्षण पर निम्न लक्षण देखे जाते हैं। श्लेष्मा पुट्टी यानी कि बर्सा, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज इसीलिए इसको कहा है। तो ये क्लोइकल बर्सा को बर्सा ऑफ फैब्रिकस भी कहते हैं, एक ही बात है। ये बर्सा सूज जाता है, पीला पानी जैसा द्रव भर जाता है तथा कभी कभी इसमें रक्तस्राव भी हो जाता है। तो ये शव परीक्षण पर सबसे पहला इसका सिम्टम है, मेन, अंडरलाइन इसको कर लेना। दूसरा है पेक्टोरल मसल। अब आप पेक्टोरल मसल में पेक्टोरल मेजर, पेक्टोरल माइनर मसल आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे। थाई, जांघ व पैर की मांसपेशी यानी कि मसल्स में कंजक्शन ऑफ रक्त होता है। कंजक्शन का मतलब है, कंजक्शन ऑफ रेड ब्लड का मतलब है वहाँ पे इसका फ्लो बढ़ जाता है, कंजक्शन हो जाता है वहाँ पे, और ये बिल्कुल लाल रंग के नजर आने लग जाते हैं। छोटे छोटे खून के धब्बे यानी कि
पटेकियल हेमरेजेज बोलते हैं इनको, पटेकियल हेमरेज, छोटे छोटे मामूली धब्बे से इसके गिजार्ड व प्रोवेंट्रिकल यानी कि पेट है इसका, गिजार्ड और वह प्रोवेंट्रिकल के जोड़ पर मिलते हैं। अब ये क्योंकि नेफ्रोसिस अभी हमने देखा, तो वृक्क में सूजन व यूरेट वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यूरेट वाइट क्रिस्टल। यकृत में फैटी बदलाव यानी कि फैटी लिवर हो जाता है और उसका कलर जो है वो बदल जाता है, डिस्कलरेशन मिलता है। अब ये निमन जो है वो सीरोलॉजिकल जांच उसमें करते हैं। एग्लूटिनेशन टेस्ट, एग्लूनेशन टेस्ट, डॉट इलिसा टेस्ट और अगर जेल इम्यून डिफ्यूजन टेस्ट, ये इसके टेस्ट हैं जो लैब में, सीरोलॉजिकल लैब में जांच किए जाते हैं। ट्रीटमेंट इसका कोई विशेष प्रकार का अति प्रभावी औषध उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें एंड्रोफ्लॉक्सासिन इंट्रामस्कुलर एंड्रोफ्लॉक्सासिन 1 ml पर लीटर, 1 लीटर पानी के अंदर घोल के ये जो है वो पिलाते हैं। तो 1 लीटर पानी लगभग 10 जानवरों के लिए अंदाजन जो पी लेते हैं उसको एक टाइम में। एविसोल 100 ग्राम पर बर्ड इन ड्रिंकिंग वाटर, 100 ग्राम ये कितने बर्ड बनते हैं, शायद ये 100 ग्राम 100 बर्ड बनते हैं, इसको देख लेंगे। 100 ग्राम पर 1, अब ये W किसके लिए इसने इंडिकेट किया है, बर्ड्स इन ड्रिंकिंग वाटर, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम आमतौर पे लेते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह, तो ये एट द रेट ऑफ 1 ग्राम 1 बर्ड इन ड्रिंकिंग वाटर। अब ये W क्या इसका देखना पड़ेगा कि ये किसके लिए इसने इंडिकेट किया है। ये कोई या तो संख्या है, ये नियंत्रण, कंट्रोल, इसको अपने देख लेंगे, दोबारा आपको इसका बताऊंगा मैं। कंट्रोल पूर्ण रूप से स्वास्थ्यकर व स्वच्छता पूर्ण फार्म व सावधानियां रखें फार्म पर। रोगी पक्षियों को अलग कर दें। संक्रमित पशुओं के संपर्क में आए हुए बर्तनों आदि को निष्क्रमित करें। नए बच्चे लाने से पूर्व फार्म हाउस को पूर्णतया डिसइंफेक्ट करें और फ्यूमिगेट करें। फ्यूमिगेशन के लिए हमने पीछे बताया था क्या क्या उसमें लेते हैं। फार्म पर आने वाले दर्शनार्थियों पर प्रतिबंध लगाएं, उनको विजिटर्स को नहीं आने दें। संक्रमित पक्षियों का खाद व बीट आदि का उचित निष्पादन करें। संक्रमित पक्षियों को जला दें। बरसा B2K टीका का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें ये इस तरह से इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं। वेंट्री बायोलॉजिकल के उपलब्ध हैं। ये ल्यूकर टाइप स्ट्रेन लाइव वैक्सीन है, ये इंटरमीडिएट टाइप स्ट्रेन लाइव वैक्सीन है, ये इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन है। ये 3 तरह की इनकी वैक्सीन है वेंट्री बायोलॉजिकल्स के। अब ये किस एज पे किस तरह लगते हैं ये इसमें दिया गया है। अप टू 7 डेज माइल्ड ल्यूकर टाइप इंट्राओकुलर आँख में डालते हैं। 12 से 14 दिन पे इंटरमीडिएट स्ट्रेन इनएक्टिवेटेड 0.2 ml सबकट और इंट्रामस्कुलर और इंट्राओकुलर दे सकते हैं। 20 से 24 डे पर इंटरमीडिएट स्ट्रेन्स, तो ये इंट्राओकुलर देते हैं यानी कि आँख में डालते हैं। 4 लेयर के लिए जो अंडे देने वाली अप टू 7 डे माइल्ड ल्यूकर टाइप इंट्राओकुलर 12 से 14 दिन इंटरमीडिएट स्ट्रेन इनएक्टिवेटेड 0.2 ml सबकट और इंट्रामस्कुलर और 19 से 21 दिन पर इंटरमीडिएट स्ट्रेन इंट्राओकुलर और इन ड्रिंकिंग वाटर। 28 से 32 दिनों पे इंटरमीडिएट बूस्टर डोज देते हैं
इंट्राओकुलर या इन ड्रिंकिंग वाटर, और 42 से 48 दिनों पर इंटरमीडिएट स्ट्रेन सेकेंड बूस्टर डोज इन ड्रिंकिंग वाटर देते हैं। तो ये था बर्सल डिजीज, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, क्योंकि इससे बरसा जो है इसका फैब्रिकस बरसा जो है वो इन्फेक्टेड होता है और इम्यूनिटी जो है डाउन हो जाती है इससे। तो ये गम्बोरो डिजीज़ जो है हमने स्टडी की है। एक और डिजीज़ हम जो है आज लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो पिछले लेक्चर में क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर एक वर्ड मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कल बताऊंगा, PPLO, शायद आपने नोट कर भी लिया होगा। PPLO आपके नोट में भी दे रखा है, ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लिख लें, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये सबसे छोटी जो है ऑर्गेनिज्म है, सेल है। सबसे बड़ा सेल जो है उसमें दिया हुआ है, आपने पढ़ा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। और ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो है सेल है या ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा, ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो इसको आप नोट कर लें। अब जो है हमारे पास वो है एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा नेक्स्ट जो डिजीज़ है, एवियन इन्फ्लुएंजा। अब ये एक घातक रोग है, इसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं। इसके थ्रू गो थ्रू हो चुका है अपना इंडिया। पिछले दिनों में आपने देखा कितनी मुर्गियों को जलाया गया, कितनी मुर्गियों को मारा गया, कितने फार्म जो खाली किए गए। तो ये आपने देखा, ये वही एवियन इन्फ्लुएंजा है या बर्ड फ्लू है, इसको बर्ड फ्लू भी कहते हैं। ये सबसे पहले सन 1900 में इटली में पहचाना गया। यह इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन के H5N1 टाइप के वायरस से फैलता है। यह इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन के H5N1 टाइप के विषाणु से फैलता है। भारतवर्ष में जनवरी, ये हमने देखा 2006 में महाराष्ट्र प्रदेश के नवापुरा व जलगाम जिलों में पाया गया। वहाँ करीब 5 लाख मुर्गियाँ इस बीमारी से जो है वो मरी। और वहाँ पर आपने देखा था फार्म्स के अंदर जो है वो मुर्गियों को बाहर ले जा कर के दफना दिया गया था, गाड़ दिया गया था या जला दिया गया था। तो ये आप देख रहे हैं H5N विषाणु का ये डायग्राम है, इलेक्ट्रो जो है वो माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से लिया हुआ, ये इस तरह का होता है। इटियोलॉजी, यह इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन H5N1 टाइप के विषाणु से होता है। ये बर्ड फ्लू वायरस पशुओं में मनुष्यों में फ्लू नामक रोग से फैलता है। तो स्वाइन फ्लू, हॉर्स फ्लू यानी कि इक्वाइन, डॉग फ्लू, इक्वाइन H3N8 से, ह्यूमन में H5N1 वायरस जो है वो सर्स वायरस H5N2 वायरस, ये 2 तरह के ह्यूमन में फैलते हैं। डॉग में H3N8 है, इक्वाइन में 1H7N7 है और इक्वाइन 2 में H3N8 है। इसी तरह स्वाइन फ्लू में H1N1, H1N2, H3N1 व H3N2। तो ये हैं जो ये इसमें वायरस जो है वो कॉज करते हैं बीमारी को, ट्रांसमिशन। रोगी मुर्गियों के सीधे संपर्क में आने से रोगी पक्षी के जितने भी एक्सक्रीशन हैं, स्त्राव हैं या एक्सक्रीशन उत्सर्जित पदार्थ हैं, उनके संपर्क में संक्रमित फार्म के परिचारक के जूतों, कपड़ों, पक्षियों के क्रैट्स व अन्य उपकरणों के संपर्क में आने से, पक्षियों के अंडों से इसका प्रसारण नहीं होता। अंडरलाइन कर लेना इसको, अभी पूछा जा सकता है, ये स्पेशल है, अलग से, सभी के अलग है सभी से। पक्षियों के अंडों से इसका प्रसारण नहीं होता। संक्रमित पशुओं के मांस को यदि उबाल लेते हैं तो ये विषाणु मर जाता है। दोनों ही बातें अंडरलाइन करने वाली हैं, ये पूछा जा सकता है क्योंकि जूनोटिक है, सीधा ही जानवर ह्यूमन बीइंग में इसका इससे संपर्क आने में ह्यूमन बीइंग में भी ये बर्ड फ्लू फैलता है। तो कोई पूछ ही लेता है कि अगर मांस को बॉयल करके उबाल लिया जाए, वो होता ही बनता ही उबलता ही है, तो क्या ये विषाणु जो इन्फेक्शन फैल सकता है? तो क्योंकि ये उससे मर जाता है। यह H5N1 विषाणु जंगली मुर्गियों में, सभी पक्षियों में, सूरों में, घोड़ों में, मनुष्य में पहुंच जाता है।
यह विषाणु ऊपर के श्वसन तंत्र, आँख की श्लेष्मा व पाचन तंत्र में मुख्य रूप से असर करता है। तो श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आँख की जो है वो मेम्ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम पर ये असर डालता है। सिम्टम इसके: पंख झड़ जाते हैं, रफल्ड फीदर, अंडे का बाह्य सफेद आवरण कोमल हो जाता है, पक्षी निढाल व पानी जैसी हरी बीट करता है, पक्षी को भूख कम लगती है, अंडों का उत्पादन कम हो जाता है, कलगी और वेटल्स नीली पड़ जाती है, साइनोटिक हो जाती है, यानी कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, नीला पड़ना साइनोटिक। सिर पर, आंखों की पलकों पर कलगी व वेटल्स पर एडिमा सोजन, पानी का इकट्ठा हो जाना, फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना हो जाता है। नाकों से रक्त सहित स्राव आता है, रक्त मिक्स्ड। पक्षी को श्वास लेने में दिक्कत होती है, पक्षी खांसता है, पक्षी स्टैगरिंग गेट होता है, पक्षी लड़खड़ा के चलता है। अब ये पिन पॉइंट क्या होता है? रक्तस्राव पैरों पर पिन पॉइंट होता है, जो आलपिन होती है उसका अगला पॉइंट। अभी इतना बारीक जो है वो रक्तस्राव ऐसे होता है, हाल बिल्कुल बारीक पिन पॉइंट रक्तस्राव पैरों पर तथा शैंक्स पर होता है और मृत्यु दर एकदम अधिक होती है। डायग्नोसिस, निदान। लक्षणों में कलेक्शन ऑफ सैंपल फ्रॉम कोलोइकल स्वैब, कोलोइका से स्वैब लेते हैं, फीकल सैंपल या ट्रेकिया से ट्रेकियल स्वैब लेकर के रुई का फंबा हुआ तो ट्रेकिया से उसका स्वैब लेते हैं, या फिर फीकल सैंपल में वहाँ से स्वैब जो है लेते हैं। शव परीक्षण के दौरान ब्रेन, स्प्लीन, हार्ट, लंग, पैंक्रियाज, लीवर व किडनी आदि से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजते हैं। आइसोलेशन ऑफ वायरस करके देखते हैं, अलग करके वायरस को कौन सा है। डायरेक्टिजन फ्लू ए एंड बी किट से इसका निदान डायग्नोज करते हैं। अगर जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो है वो इससे भी इसका डायग्नोज करते हैं। अभी इसको अंडरलाइन आपने करना है, अब जो लाइन आ रही है, क्योंकि ये 100% ही पूछी जाती है। उपरोक्त सभी जांच हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी HSALD ये शॉर्ट फॉर्म दी जाती है और एब्रीवेशन पूछी जाती है, और ये है कहाँ ये पूछा जाता है। दो बातें, ऑफ IVRI भोपाल पर होती है, ये भोपाल में होती है, वहाँ पे ये लैब है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लेबोरेटरी जो है, वहाँ पे इसका डायग्नोज होता है। ट्रीटमेंट कोई उपयुक्त इलाज नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक अवश्य देते हैं ताकि बीमारियाँ दूसरी ना घेरें। स्वच्छता, अच्छी खुराक व बचाव ही उपचार है। कंट्रोल, ज्यों ही किसी भी फार्म में फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत जो है आपका ये विशेष काम है LSA का, खास ध्यान रखें। आपने अपने इंचार्ज हॉस्पिटल को तुरंत जो है वो इसकी सूचना देनी है। तो इंचार्ज जो है हॉस्पिटल, अगर आप ही वहाँ पे हैं तो आप तुरंत निदेशक पशुपालन विभाग, जिलाधीश, नज़दीक जिला स्तर के पशुपालन अधिकारी को सूचित करना आपका कर्तव्य है, अगर आप इंचार्ज हैं तो। अगर इंचार्ज जो है VA है या डॉक्टर हैं तो आपका उनको सूचना करना जो है वो आपका काम है, और वो इसकी सूचना इन विभागों को देंगे, विशेष तौर से कलेक्टर और निदेशक पशुपालन विभाग और जिला पशुपालन अधिकारी को। संक्रमित पक्षी के सैंपल लेकर उचित मार्ग द्वारा ये HSADL यानी कि हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, अब आपको पता ही नहीं है कहाँ है तो कहाँ भेजोगे आप, इसलिए ये अंडरलाइन कर लेना, भोपाल में है, वहाँ इसको तुरंत भेजना होता है। यदि वहाँ से पॉजिटिव आ जाता है तो निम्न सावधानियाँ बरतनी। अभी ये जो वायरस का चल रहा है वो सेम सावधानी है। अभी हम देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, तो जैसे लेबोरेटरी से टेस्ट की पॉजिटिव आ जाती है तो क्या पोजीशन बनती है, अब आप देख लो। यही पोजीशन बनानी होती है उस समय में, ऐसा, क्योंकि ये जूनोटिक है, आदमियों में फैलता है। जिला कलेक्टर के माध्यम से उस क्षेत्र को
संक्रमित क्षेत्र घोषित करावें कि ये इन्फेक्टेड एरिया, जैसे अभी हो रहा है ना, जैसे ही आती है रिपोर्ट तो जिलाधीश जो है वो तुरंत वहाँ पे पुलिस बिठा देते हैं और उस एरिया को पैक कर देते हैं और इन्फेक्शियस एरिया घोषित कर देते हैं। पक्षी वाहन आदि व पक्षियों के उत्पाद के स्थानांतरण पर लोग वहाँ से कोई ना तो पक्षी वाहन आदमी कोई नहीं वहाँ से गुजरेगा। पशु चिकित्सक की देखरेख में संक्रमित फार्म के पक्षियों को नष्ट करवाकर उनको नुकसान की रकम दिलवावें। संक्रमित क्षेत्र के 10 किलोमीटर के व्यास में व्यक्तियों को बीमारी की गंभीरता, उपचार, बचाव आदि के संबंध में जागरूक करें, जैसे ये अभी कर रहे हैं सभी। यदि सुविधाजनक हो तो पक्षियों में टीकाकरण करवावें। ये तो खैर आने पर या पता लगने पर संभव नहीं है, लेकिन अगर सुविधाजनक हो तो टीकाकरण करवावें। तो ये आज के 2 डिजीज़ हमने जो है वो कवर कर लिए हैं। इनको आप ध्यान से पढ़ें। ये जो डिजीज़ है अभी मैंने पढ़ा, वैसे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, गम्बोरो भी और ये एवियन इन्फ्लुएंजा, दोनों के दोनों डिजीज़ हैं, लेकिन एवियन इन्फ्लुएंजा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। थैंक यू।